गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बज चुके हैं शाम के 6 और जैसे कि हमने आपसे सुबह ही वादा किया था कि आपके लिए लेकर के आएंगे अगला सेट नंबर 20। ये सुबह वाले सेट का है। फिर सेट नंबर 20 SSC CGL का ये सेट है, प्री टेस्ट का 2017 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसका। सुबह ही हमने कराया सेट नंबर 19 और अब तक CGL के हम लोग करा चुके हैं आपको 6 सेट या छठा सेट है। यस, उम्मीद करता हूँ आपको सभी सेट्स में आनंद आया होगा, मज़ा आया होगा और आगे भी आता रहेगा। समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देके जाया करें, अपने सुझाव एडवाइस देके जाया करें कि आपको वीडियो कैसे लग रही है और क्या कमियां हैं जो इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। यस, और सुबह हमने आपसे एक सवाल ही पूछा था क्योंकि कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि सर CGL की वीडियोज़ जो हैं थोड़ी छोटी हैं क्योंकि 25 क्वेश्चनों का सेट है कि आप एक दिन में 3 सेट कराइए। यस, काफ़ी मात्रा में कमेंट पर्सनली भी मिले और वीडियो पे भी। आप मुझे अभी फिर सलाह दीजिएगा इसमें वीडियो में भी कि हम 3 सेट कराएं या ना कराएं। यस, अगर आप की सबकी सलाह होगी तो हम कल से यानी कि सुबह 8 बजे, 12 बजे और शाम में 6 बजे ये 3 सेट आपको SSC के करा देंगे। बीच में एक सेट MB का या ईडियम्स का आता रहेगा, मिरर ऑफ कॉमनर का या फिर ईडियम्स का, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो फिलहाल चलते हैं आज के सेट पर। पहला सेंटेंस है, हार्डली हैड आई रीच्ड द एग्जीबिशन वेयर आई लर्न अबाउट द मेजर रॉबरी। अभी पिछले सेट में हमने सुबह करा नो सूनर वाला रूल, अब आ गया हार्डली वाला रूल। दोनों ही नेगेटिव रूल है। नेगेटिव रूल मतलब भाई वो था आपको नो सूनर का रूल, उसके साथ आपका आता है देन। ये आपका हार्डली का रूल, इसके साथ आपका आता है व्हेन। हार्डली और स्कार्सली। जो लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं उन्होंने एक बात और गौर की होगी कि रूल्स काफ़ी हद तक रिपीट हो रहे हैं। बल्कि परसों तो अभी इस रूल के ऊपर मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन भी आया था, मैंने उसको सुझाव भी दिया अपना लिख करके। तो आप ये देख रहे होंगे कि रूल्स बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा रूल नहीं है जो आ रहे हो एग्जाम में, कुछ गिने चुने रूल्स हैं वही आपके कंटेंट के साथ में रूल्स एग्जाम में आ रहे हैं। हार्डली और स्कार्सली का क्या रूल है, इनके साथ या तो आया करता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर इनके साथ आया करता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट में व्हेन आया करता है, ये इंपॉर्टेंट है, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म आया करती है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये इसका फॉर्मेशन है। लेकिन अगर मैं यहाँ गौर करूँ तो हार्डली के साथ में हैड भी है, सब्जेक्ट भी है, थर्ड फॉर्म भी है, द एग्जीबिशन, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में वेयर दिया उसने, वैन नहीं दिया। तो यहाँ पे वैन आएगा, यानी कि इसके बी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। यहाँ वेयर एक नई कंजक्शन दे दी। अभी तक हमने देन देखा था कंजक्शन के तौर पर, यस, या फिर देन THEN वाला दे देता है कई बार, लेकिन एक नई कंजक्शन प्रोग्राम देकर के उसने वेयर दे दिया यहाँ पे और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी। क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं जिन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ रखा है, उनके लिए बता रहा हूँ। क्योंकि वैन एक W फैमिली है, वैन क्या आपकी एक WH फैमिली, और वेयर भी WH फैमिली है। तो उनको लगेगा शायद WH की फैमिली की जगह WH फैमिली ले सकती है, लेकिन नहीं, यह इंग्लिश है भैया, यहाँ किसी की जगह कोई नहीं ले सकता। यहाँ पे अगर वेयर आना है तो वेयर आएगा और वैन आना है तो वैन आएगा। यहाँ पे वैन आना है तो वैन ही आएगा, यानी कि इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। लो नो सूनर वाला भी रूल आ गया। नो सूनर डिड द सनराइज वैन, सुबह वाले सेट में भी था और इस वाले सेट में भी आ गया। नो सूनर के साथ भी सेम कंडीशन है कि आपका आता है डिड या हैड, और यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नेक्स्ट पार्ट में आपका आएगा देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। आगे के दोनों फॉर्मेशन सेम है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, बस वहाँ वैन और यहाँ देन आना है। तो यहाँ पे देखते हैं देन है क्या, देन नहीं है यहाँ पे, यहाँ उसने वैन दिया, तो इसकी मिस्टेक हो जाएगी आपके बी पार्ट में ही। दोनों के सेंटेंस के बी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी, दोनों सेंटेंस बहुत टुच्चे हो गए आपके लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही डैश टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इन हिज स्पीच। सुबह भी ऐसे 2 सेंटेंस थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेते हैं, और आज फिर आगे सेंटेंस नंबर 3। कुछ वर्ड ऐसे हैं, वर्ड या वर्ब, जो अपने साथ लेते हैं बिल्कुल कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशन, जो उन्हीं के साथ आती है, किसी और के साथ नहीं आती है। तो उन्हीं में से है आपका आज का सेंटेंस भी। आपके आज के सेंटेंस में उसने दिया आपको अवर्ड, यानी कि नज़र चुराना, एडवर्ड, एक्सक्लेम और मेंशनोइड। इन सभी में से सिर्फ और सिर्फ आपका एडवर्ड ही ऐसा वर्ड है जिसके बाद टू आ सकता है, बाकी किसी वर्ड के साथ में टू नहीं आएगा। आगे वाले वर्ड को देख कर काफ़ी हद तक फैसला लेना है। तो अब आप समझ जाइए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है।
मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ कि ये एक एक करके आप याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। आप सोच रहे हैं मैं इकट्ठे, तो इकट्ठे याद नहीं हो पाएंगे। और ये रिवाइज भी होते हैं भैया, यानी कि जैसे मान लीजिए लगातार सेट कर रहे हैं और आ रहे हैं, तो ये रिपीट भी हो जाएंगे। हो सकता है आपके सेट में एस स्टेनो में दे दें, CPU में दे दें, CHSL में, MTS में, कहीं भी दे सकते हैं, मतलब रिपीट लगते हैं और लगेंगे डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी समय से पढ़ा रहा हूँ, मैंने इस चीज़ को बहुत गौर किया है। रिपीटेशन ज़रूरी हो रहा है यहाँ पे। रोहन इज सो मैग्निफिसेंट दैट एवरीवन इज ऑलवेज डैश टू हेल्प हिम इन हिज प्रोजेक्ट। रोहन बहुत ही ज़्यादा मैग्निमेस है, मतलब दयालु है, हर कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता है उसके प्रोजेक्ट में। अब यहाँ पे हर कोई उत्सुक रहता है, एगर टू हेल्प हिम। एंथुस्टिक का मतलब भी होता है ऊर्जावानी, लेकिन एंथुस्टिक एक अलग वे में चला जाएगा। रेलुक्टेंट का मतलब होता है इच्छुक, इग्नोरेंट मतलब अनजान, तो यहाँ पर हो जाएगा एगर टू हेल्प हिम इन हिज प्रोजेक्ट। यस, ऑप्शन नहीं दिख रहे थे। नेक्स्ट है आपका सिनोनिम्स। सिमिलर लिखा हुआ तो इसका मतलब सिनोनिम्स। यस, पहला वर्ड है सेकुलेंट, का मतलब होता है रसीला। क्या होता है? जिसके अंदर खूब ज़्यादा रस भरा हुआ हो उसको बोलते हैं सेकुलेंट। ऑप्शन है इसका सकिंग। सकिंग मतलब सक, सक मतलब होता है चूसना। सक मतलब होता है चूसना, कोई टॉफ़ी वगैरह चूसने के लिए लगाते हैं सक, यानी कि सकिंग। सॉफ्ट तो आपको पता ही है। जूसी मतलब रस भरा, और पेल मतलब किसी का पीला पड़ जाना, कमज़ोर पड़ जाना, या फिर किसी की कोई सीमा, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर जूसी। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है कोई धार्मिक सभा, धार्मिक जनसमूह, यहाँ पे धार्मिक सभा हो रही हो, धार्मिक बातचीत हो रही हो। ऑप्शन आपके डिस्कशन, जी नहीं, अटेंशन, जी नहीं, कॉन्ट्रैक्शन, सकुंचन, और असेंबली, सभा। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए मेरी राय में डी, बाकी और कोई इसका आंसर नहीं हो सकता करेक्ट। अगले हैं आपके एंटोनियम्स, यानी कि अपोजिट बताने हैं। पहला वर्ड है इवांसेंट, यानी कि गायब हो जाना। क्या हो जाना? गायब हो जाना किस चीज़ को, उड़ जाना, यानी कि इवांसेंट का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। इसको आप ऐसा रख दीजिए कि ईवा ने सेंट लगाया, इवान सेंट, यानी कि ईवा ने सेंट लगाया और वो उड़ गया। आप इसे ऐसा रख लीजिए, इवान सेंट, ईवा ने सेंट लगाया और वह गायब हो गया थोड़ी देर के लिए। अब ऑप्शन जो है उनको देखते हैं। पहला वर्ड है आपका एंटाइसिंग, का मतलब होता है आकर्षक। फ्लीट का मतलब होता है क्षणिक भर के लिए, थोड़ी देर के लिए, तो इसका सिनोनिम्स हो गया। उससे अगला वर्ड है इरेटिक, अनियमित, और एल्यूसिव, जो किसी की पकड़ में ना आए। तो यानी कि अगर देखा जाए तो मेरी राय में तो इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं बैठ रहा है, यानी कि इसको मैं प्रिंटिंग मिस्टेक समझता हूँ। फिलहाल इसका आंसर यहाँ कोई भी नहीं है। यस, तो इसका आंसर मैं आपको कैसे बताऊँ। अगला है आपका पैनेग्रिक। पैनेग्रिक मतलब होता है किसी का गुणगान करना, व्याख्यान करना, जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे मीडिया में। यस, किसी भी चीज़ के पीछे पड़ जाएँ तो बस वो पीछे पड़ जाते हैं, चाहे वो इमरान खान अभी थोड़े दिन पहले एक्सपायर हो गए, फिर ऋषि कपूर जी, उसके बाद में मोदी जी अगर के जिक्र करेंगे तो मोदी जी के पीछे पड़ जाएंगे, कोरोना कोरोना कोरोना, मतलब किसी भी चीज़ के पीछे, यानी किसी का गुणगान करना, चाहे वो गलत हो या सही वे में, उसका गुणगान करना, यानी कि उसके बारे में माला जपना। ऑप्शन है पहला नोक्सियस। नोक्सियस का मतलब होता है हानिकारक। फ्लिटिंग, सॉरी, क्रिटिज्म, आलोचना करना। फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना, और ग्रैंडियर मतलब शानदार, भव्य। तो मेरे राय में इसका आंसर हो जाएगा क्रिटिज्म, किसी की आलोचना करना। क्या हो जाएगा? किसी की आलोचना करना। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, व्हील बोलता है चक्र को, साइकिल के पहियों को व्हील बोल देते हैं, और इसमें जो लगे होते हैं उसको स्पोक बोल देते हैं। साइकिल का जो पहिया होता है ऐसा गोल गोल, और उसमें जो अंदर लगे होते हैं उसको स्पोक बोलते हैं। इन्हीं की वजह से साइकिल चलती है, लेकिन अगर इन्हीं में आप एक स्पोक एक ऐसे और अड़ा दें तो साइकिल नहीं चलेगी। यस, तो पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील का मतलब होता है किसी की प्रोग्रेस में, तरक्की में कोई रोड़ा अड़ाना या टांग अड़ाना। To be advantages at the time of difficulty, to maintain under all circumstances, to blame the other party, to put a difficulty in the way of progress। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। At loggerheads, यानी कि किसी से कोई मतभेद होना, to conflict with someone। Improve the bracket part of the sentence, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट पार्ट को सॉल्व करना है, अगले पार्ट से आपको कोई लेना देना नहीं है। She is the best and wisest girl in the class, यहाँ दो सुपरलेटिव डिग्री एंड से जुड़ी हुई है और किसी एक से पहले लगा हुआ है द। अगर दो सुपरलेटिव डिग्री जुड़ी हों आपकी एंड से, तो दोनों तरफ बिल्कुल सेम फॉर्मेशन रहेगी। पहली बात तो ये कि उधर सुपरलेटिव है तो इधर भी सुपरलेटिव, और इधर कंपैरेटिव तो इधर भी कंपैरेटिव, इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी बात, जब उस सुपरलेटिव से पहले द आया है तो इस सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द आएगा। सी इज़ द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास, सेंटेंस कुछ इस फॉर्मेशन में होना चाहिए था। यस, चलते हैं सेंटेंस नंबर 12 पर।
क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर 12, ये रहा सेंटेंस नंबर 12। थोड़ा दिक्कत हो रही है। द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका। कह रहा है कि जो लोग हैं जापान के वो अमेरिका से होशियार हैं। अब यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान से समझें, मैं कहने लगूँ कि सहारनपुर की सड़कें देहरादून से अच्छी हैं, देहरादून से नहीं, देहरादून की सड़कों से। तुलना हमेशा बराबर वालों में होती है, दो बराबरी की चीज़ों में ही तुलना की जाती है, दो असमान चीज़ों में कभी तुलना नहीं की जाती। वो कह रहा है कि द पीपल ऑफ जापान, जापान के लोग अमेरिका से होशियार हैं, अमेरिका से नहीं, अमेरिका के लोगों से होशियार हैं, ये कहना चाहिए। तो द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन दैट ऑफ अमेरिका, या तो ऐसे लगाओ, या फिर द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका में एपोस्ट्रोफ एस लगाइए। सेंटेंस को ठीक करना है किसी भी तरह से, यानी कि सेंटेंस में मिस्टेक है। तो अमेरिका के, जापान के लोग अमेरिका के लोगों से अच्छे हैं। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, वैसे तो ईजी है कि आप क्या करते हैं, या तो फिर देन दैट ऑफ लगाते हैं सिंगुलर के लिए, और देन दोज ऑफ लगाते हैं प्लूरल के लिए। तो यहाँ पे सिंगुलर को देखते हो आप, देन दैट ऑफ लगाएंगे, वाइदर देन दैट ऑफ अमेरिका, यानी कि इसका ए आंसर हो जाएगा। अब आप कहते हैं 12 नंबर से 13 नंबर पे, जो कि आपका वन वर्ड, वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज। एक ऐसा व्यक्ति जो इसके अंदर टैलेंट हो स्टोरी सुनाने का। पहला वर्ड है वेंट्रल, जिसका मतलब होता है उदर। अगला वर्ड है फैनेटिक, कट्टर, किसी चीज़ के प्रति कट्टर भाव, धर्म में अपने अंधा। उससे अगला वर्ड है रिकॉन्चर, मज़ेदार कहानियाँ सुनाने वाला। और उससे अगला वर्ड है आपका टायरो, नौसिखिया, जिसने अभी अभी कोई चीज़ करनी शुरू की हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, फियर ऑफ फायर, आग से डरने वाला। पहला ऑप्शन है आपका आर्सनोफोबिया, यानी कि आग से डरना। एस्ट्रोफोबिया, ताराभास। और एस्ट्रोफोबिया, एस्ट्रोलॉजी मतलब ये भी खगोल शास्त्र से जुड़ा होता है, तो खगोल शून्य से डर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, करेक्ट। अब इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। 4 वर्ड दिए गए हैं और 4 में से कोई एक ऐसा वर्ड है जो इनकरेक्ट लिखा हुआ है, उसको ढूंढना है हमें। इसको करते वक्त एक चीज़ का और ध्यान रखेगा, अगर चारों वर्ड सेम हो, मतलब सेम ही लिखे हुए हैं, जैसे लगभग सेम से लग रहे हो, तो समझिएगा आपको करेक्ट ढूंढना है। और चारों वर्ड अगर अलग अलग हो तो समझिएगा आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। ये भी इसको एक तरीका है करने का सोल्व। पहला वर्ड है हाइजीन, उसके बाद फैसिस्ट, उसके बाद करियर, उसके बाद में अपैरल। तो देखते हैं कौन सा वर्ड यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। पहले से शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हाइजीन, स्पेलिंग अपनी देखते हैं पहले, HYGIENE, HYGIENE, पहला ही वर्ड गलत हो गया, HYGEI नहीं, GIE होना चाहिए था यहाँ पे, पहले ही वर्ड में मिस्टेक है। हाइजीन मतलब स्वास्थ्य। अगला वर्ड है फासिस्ट, फासिस्ट का मतलब होता है तानाशाही का समर्थन करने वाला व्यक्ति। और उसके बाद आपका करियर, तो आप जानते हैं। अपैरल का मतलब होता है वस्त्र। यस, किसी शॉपिंग मॉल वगैरह में जाएंगे तो देखेंगे। उससे अगला वर्ड है आपके रिजाइड, ठीक है, टुच्चा सा वर्ड है। रिवाइज, ये भी ठीक है। एडवाइस, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब लास्ट वाला ही गलत होगा। डिमाइस में सी नहीं भाई, ऐसा आना चाहिए था। डिमाइस का मतलब होता है किसी की मृत्यु हो जाना। और रिजाइड बना आपका रेजिडेंस से, निवास करना। बाकी दो तो आपको पता ही होंगे, बहुत टुच्चे टुच्चे वर्ड है। अब चलते हैं आपके PQRS पर। पिछले सुबह सेट में भी आपने इसको बहुत अच्छे से करे थे, खूब मज़ा आया आपको पढ़ने में। अब चलते हैं आज के PQRS पर। कह रहा है कि ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट आइडल वर्शिप। मैं पहले इनको पढ़ने के बजाय पहले ऑप्शन पढ़ता हूँ, और ऑप्शन देखते हैं कि P भी है, Q भी है, R भी है, S भी है, यानी कि किसी से भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है। ऑप्शन सबसे पहले देखिए आप, मेरी तरह ही। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ P और R ही आ रखा ऑप्शन में, शुरुआती P से हो रही है R से, तो बाकी ऑप्शन में क्यों पढ़ूँ। सबसे पहले आप ऑप्शन देखेंगे, यानी कि सेंटेंस शुरुआत किसी से भी हो सकती है, लेकिन सबसे पहले आपको ढूंढना है नाउन। क्या ढूंढना है आपको? डाउन। ही रेज हिज वॉइस अगेंस्ट आइडल वर्शिप, उसने अपनी आवाज़ उठाई मूर्ति पूजा के लिए खिलाफ। पीपल आर जनरली वेरी ओपन एंड एक्सेप्ट सोशल चेंजेस विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। स्वामी दयानंद सरस्वती इज रिमेंबर्ड विद द रिवरेंस एंड अफेक्शन अमंग द सोशल रिफॉर्म ऑफ द 19th century. इंडिया इज अ कंट्री विच रिस्पेक्ट्स स्पिरिचुअलिज्म मच मोर देन मेटेरियलिज्म। शुरुआत एस से होगी, कन्फर्म है, बिल्कुल श्योर है। उसके बाद सारी घटनाएं घटेंगी जो भी घटनाएं आपकी, यानी कि इसका आंसर बिल्कुल आंख मिच के आप लगाएंगे डी, और कोई नहीं लगाएंगे। ऐसे ऑप्शन का फ़ायदा ही बहुत है, अगर एक भी मिल गया तो आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जहाँ दो ऑप्शन एक जैसा आ जाए या चारों एक जैसा आ जाए तो हाँ मरण हो जाएगा, आपको सेंटेंस का फिर दूसरा पार्ट पढ़ना पड़ेगा, तीसरा पढ़ना पड़ेगा, लंबा प्रोसीजर खिंच जाता है। अगर चारों ऑप्शन अलग अलग से स्टार्ट हो रखे हो तो वो ईजी है, आपको पहला सेंटेंस मिला चाहिए, बस आपका काम हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं। P भी है, R भी है, S भी है, क्यों नहीं है, यानी कि क्यों से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। अब सेंटेंस में पहले में है P में है आपका प्रपोजिशन, तो
प्रपोजिशन से दुनिया का कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो प्रपोजिशन टू से स्टार्ट हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ टू से फ्रो से स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि पी से स्टार्ट नहीं होगा, तो पी वाला इससे बाहर। अब बचता है आपका आर एस एस आर, क्या उसे तो वैसे नहीं स्टार्ट होना, क्यों पढ़ूँ मैं। वैन वी, वैन एक कंजक्शन है, तो यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। ओवर एम सेंटेंस एस से स्टार्ट होगा, एस सिर्फ एक में है, वही इसका आंसर है। आँख मीच के आप मेरे साथ लगा दीजिए, बिल्कुल श्योर है आप। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एस। चलते हैं, प्लीज गाइड मी, एक्टिव पैसिव है। ये है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस, प्लीज गाइड मी। तो इस तरह सेंटेंस को आप बनाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, यू आर एडवाइज, यू आर कुछ भी इस तरह से, जब भी कोई सेंटेंस आपका इम्पेरेटिव, तो अपनी तरफ से आपको लगाना है यू आर एडवाइज्ड, एडवाइज की जगह सजेस्टेड, इसकी जगह रिक्वेस्टेड, फॉरबेड, इंक्वायर्ड, कुछ भी जो आपका मन करे। यहाँ प्लीज़ है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड कितनों में है, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, लेकिन यहाँ पे है आपका आर भी साथ साथ, आपको देखना है आर भी, यहाँ वर दे रखा है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए, बस। द टीचर सैड द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ये आपका नेचुरल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। इसका इंटरनेट बनाते समय आप इसका टेंस यानी कि रिवॉल्व से चेंज नहीं करेंगे, द अर्थ पे चेंज नहीं होगा, द सन पे चेंज नहीं होगा। द टीचर सैड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, यहाँ पे चेंज हुआ है, तो इसका मतलब ये इससे बाहर हो गया। अब आपको चलना होगा मेरे साथ नेक्स्ट पेज पे। अगला ऑप्शन है द टीचर सैड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, उससे अगले में सेकंड फॉर्म लगा दी, चेंज हो गया, उससे अगले में हेड आ गया, चेंज हो गया, इसका मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा। दो कंडीशन में, यानी कि या तो हो यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर सेंटेंस में आ जाए यूनिवर्सल ट्रूथ तो भी सेंटेंस आपका रहता है नो चेंज, या फिर सेंटेंस में आ जाए मैथमेटिकल फैक्ट्स, क्या जाए आपका मैथमेटिकल फैक्ट्स, तो भी आपका सेंटेंस रहेगा नो चेंज। कैसे, जरा देखें। उसने कहा शी सेड टू मी टू एंड टू मेक्स फोर, दो और दो चार होते हैं। पैसिव बनाऊंगा, सॉरी इनडायरेक्ट बनाऊंगा, तो सेट टू को जाएगा टोल्ड, शी का शी, मी का मी, और यहाँ पर आ जाएगा दैट, और आगे वाला सेंटेंस आपका रहेगा एज इट इज, नो चेंज। या फिर इस वाले पार्ट में आपका आ जाए सेज या विल से, तो भी नेक्स्ट सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, बाकी और जो वर्ड चेंज होते हैं वो चेंज होंगे, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे कि उसने कहा शी सेज आई एम अ गुड गर्ल, तो यहाँ पे आई तो चेंज होगा, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, बाकी इज़मार का इज़मार रहेगा, और बाकी सेंटेंस चेंज नहीं होगा, यानी कि सेंटेंस प्रेजेंट था, प्रेजेंट ही रहा। यस, ये मैं कहना चाह रहा था आपसे, सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा, यानी कि अगर वो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, पास्ट है तो पास्ट रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर रहेगा, अगर सेज या विल से आ जाए तो। और नेचुरल यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी और मैथमेटिकल फैक्ट्स के लिए भी ये फॉर्मेशन चेंज नहीं होगा। यस, ये कन्फर्म है, ऐसा है, ऐसा ही रहेगा। अभी चलते हैं आपके साथ में क्लोज टेस्ट पर। साथ ही साथ हमने इनडायरेक्ट स्पीच की भी आपकी वीडियो बनाई हुई है, हमने एक प्ले लिस्ट बना दी है इसकी अलग से, प्ले लिस्ट का नाम दिया है ग्रामर टॉपिक। ग्रामर टॉपिक्स में जाकर के आप बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं, डाट एंड डाट की भी, एक्टिव पैसिव की भी, बहुत सारे टॉपिक हमने डाले हुए हैं, आप जाकर देखें, इसके अंदर बहुत अच्छे टॉपिक आप ज़रूर देखेंगे। आप एक रूटीन बना लें कि इनमें से एक वीडियो मुझे डेली देखनी है बस, फिर आप अपनी ग्रामर का लेवल देखिएगा कहाँ पहुँच रहा है आपका लेवल। यस, मुझसे जुड़ गए हैं तो अपनी ग्रामर को बहुत उच्च स्तर पर ले जाइए। यस, अभी चलते हैं क्लोज टेस्ट पे। द डैश ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर मेट फ्रॉम बोथ
commercial and non-commercial sources. The most dash sources of energy today are coal and natural gas, hydroelectricity and nuclear power. On the other hand, firewood, cow dung से वगैरह ये सब कुछ। थोड़ा छोटा करना होगा जिससे कि मुझे आपको पूरा दिखा सकूँ। cow dung, cake, vegetable waste, etc. dash non-commercial forms of energy, while commercial form of energy dash demand. Coal is the dash source of commercial energy in India. The dash of energy in India are made from both commercial and non-commercial resources. तो यहाँ पे कह रहा है कि जो एनर्जी है इंडिया में वो मिलती है हमें दो तरह से, कमर्शियल से और नॉन कमर्शियल सोर्स दोनों से। रिक्वायरमेंट्स, सोर्सेज, अवेलेबिलिटी, लेसन्स। सबसे बड़ी बात तो ये कि आप अगर एक चीज़ देख रहे होंगे मेरे साथ में, मैंने आपको बताया कि प्रपोजिशन की बात हो रही है, कुछ नहीं मानते, इसे खत्म कर दीजिए, इसे खत्म कर दीजिए। आगे वाली जो वर्ब है वो प्लूरल है, इसका यहाँ पे कोई प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए। प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स है, सोर्सेस है, ये नहीं है और ये नहीं है, इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए, ये तो कन्फर्म हुआ। सोर्सेस का जिक्र हो चुका है तो सोर्सेस नहीं आएगा। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर, यानी कि जो रिक्वायरमेंट्स एनर्जी की वो इंडिया में मिलती है किससे, कॉमर्शियल से भी और नॉन कॉमर्शियल से भी, दोनों सोर्सेज से मिलती है, ये कहना चाह रहा है। तो यानी कि ये कन्फर्म हुआ कि 21वें में रिक्वायरमेंट्स होगा, सोर्सेस नहीं, बाकी ये दोनों पहले ही रेस से बाहर हो चुके थे। मेरी बात सुन में आई आपको आराम से। कई बार मैंने आपको बताया है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद अगर ऑफ हो और ऑफ के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो आप उस पार्ट को कभी भी कुछ नहीं मानेंगे। ये वाला हिस्सा आपके लिए नेगेटिव है, बिल्कुल ख़त्म है। वर्ब आपकी इसके अकॉर्डिंग आएगी। अब डिपेंड करता है कि अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। यस, ये ध्यान दीजिए आप। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आगे लेके जाएगी। किसी ने कहा है बड़ी प्यारी सी बात कि इंसान बड़ी बड़ी बातें करने से बड़ा नहीं होता है, जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे तब वो बड़ा होता है। आपको ये छोटी छोटी बातें समझनी है, अपने अंदर शामिल करनी है, तो आप बड़े होते चले जाएंगे। आपकी ग्रामर पकड़ भी अच्छी बन जाएगी और सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में होगा। यस, जो लोग अभी पढ़ रहे हैं लगातार मेरी वीडियो से, उन्होंने भी गौर किया होगा कि आप क्या चीज़ मिस कर रहे थे काफ़ी समय से अपने साथ में। यस, जो अब आपको मिलनी शुरू हुई है। ईमानदारी से आप जवाब दीजिएगा कि आपने वाकई में कुछ चीज़ मिस की या नहीं की अभी तक ग्रामर को लेकर के। सेंटेंस नंबर चलते हैं नेक्स्ट पे। द मोस्ट डैश सोर्सेज ऑफ एनर्जी टुडे आर कोयल एंड नेचुरल गैस। सबसे सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का, वो कोयला है और नेचुरल गैसेस है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, न्यूक्लियर पावर है। वाइटल, इनसिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट और एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का तो जिक्र है, खत्म कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि एक्सपेंसिव होगा तो फिर फ़ायदा क्या है। कोई भी चीज़ जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, लाइक मैं आपको यूट्यूब पे ही पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं आपसे यहाँ कहता कि आपको पेमेंट देनी होगी, यूट्यूब वाले कह दें कि आपको पेमेंट लगेगी यूट्यूब चलाने की, तो आप सब तो नहीं कहूँगा, लेकिन 50% लोग यूट्यूब से गायब हो जाएंगे। क्योंकि यूट्यूब या फिर कोई भी नेट का सोर्स तभी चलता है कोई भी चीज़ जो बहुत सस्ती हो। अभी जियो इसलिए चल पाया क्योंकि जियो औरों के मुकाबले बहुत सस्ता था, तो जियो बहुत तेज़ी से जम गया मार्केट में। यस, तो कोई भी चीज़ सस्ती होगी तभी वो जमेगी, महंगी होगी तो नहीं जमेगी। तो एक्सपेंसिव तो बाहर कर दीजिए और इनसिग्निफिकेंट बाहर कर दीजिए। या तो बचता है वाइटल या बचता है इंपॉर्टेंट, इन दोनों से कोई एक आएगा। द मोस्ट वाइटल, वाइटल का अर्थ होता है पर ज़रूरी, तो यहाँ पर ज़रूरी से नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आर कोयल एंड नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूक्लियर पावर। ये सोर्स ऑफ एनर्जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा फायरवुड, काउ डंग्स केक, वेजिटेबल वेस्ट, ईटीसी डैश नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे हमें देखना होगा क्योंकि आ चुके यहाँ पे आपके एक साथ कई सारे सब्जेक्ट। ऑन द अदर हैंड फायरवुड, काउ डंग केक्स, वेजिटेबल, 3 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 3 सब्जेक्ट। जब 2 नाउन जुड़े हों एंड से तो हमेशा प्लूरल आती है, ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ तो 3 नाउन जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं? 3 नाउन। जब एक और एक और एक यानी कि 3 हो जाए तो ये वैसे ही प्लूरल हो गया भाई। आपको सोचो कि 3 बॉयज़ या 3 बॉय, तो ये कहना गलत होगा, ये कहना सही होगा। यहाँ प्लूरल चाहिए, और कोई भी वर्ब प्लूरल तब बनती है, बनती क्या है, सभी वर्ब हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होती हैं। जब आप उसमें ऐसे ईएस लगा देते हैं तो वो आती है सिंगुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में आती है? सिंगुलर फॉर्म में। लाइक आपने कहा प्ले, जब आपने इसमें ऐसे ईएस लगा दिया तो बन गई वो सिंगुलर फॉर्म, प्लेज। आपने कहा डांस, आपने इसमें ऐसे ईएस लगा दिया तो ये सिंगुलर बनी है। अब मुझे यहाँ ढूंढनी है प्लूरल वर्ब। अगर मैं ऑप्शन पर चलूँ तो ऑप्शन मेरे पास कॉन्स्टिट्यूट्स हैं, कंबाइंस हैं, मिक्सिस है और कोलैबोरेट्स हैं। सभी में ऐसा लगा हुआ है, इसका मतलब सभी सिंगुलर वर्ब है। इसका मतलब कोई ऑप्शन फिट बैठता ही नहीं है। इसको मैं कहूँगा प्रिंटिंग मिस्टेक। कौन सी मिस्टेक है ये? प्रिंटिंग की मिस्टेक है।
इसको आप अपनी मिस्टेक ना कहिए। यस, प्रिंटिंग की मिस्टेक है, इसको प्रिंटिंग की मिस्टेक पर टाल देते हैं बात को। हम लोग चलते हैं आगे सेंटेंस को लेकर के, यानी कि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगर ऑप्शन सही होता तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट्स होता मेरे नाम में, बाकी कोई ऑप्शन यहाँ फिलहाल सही नहीं है। यस, आप चलते हैं आगे मेरे साथ। वाइल नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डैश डिमांड। अब यहाँ पे बात हो रही थी जरूर उसकी, रिक्वायरमेंट्स आया था पहले ऑप्शन में, अगर आपने गौर करा हो। यस, तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है नीड, मीट, शेड और रेस्ट। लेकिन एक साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और है, द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर मैट। आपने मैट का वर्ब का इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पे आप मैट वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। यस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मीट, और कोई वर्ब की यहाँ जरूरत नहीं है। यस, बेफिक्र होके आँख मिच के लगा दीजिए, 20 का आंसर हो जाएगा। एनर्जी मीट डिमांड, कोयल इज द डैश सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी इन इंडिया। कोयल इज द स्मॉलेस्ट, हार्डेस्ट, लार्जेस्ट, हैवीएस्ट। साफ साफ है, लार्जेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट छोटा, हार्डेस्ट कठोर, क्या हैवीएस्ट भारी, लार्जेस्ट मतलब बहुत बड़ा। कोयला जो है बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ है एनर्जी का इंडिया के अंदर, ये वो कहना चाह रहा है। यस, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया इस सेट का सोल्यूशन भी आपको संतुष्ट कर पाया हो। अभी बच चुके हैं आपके 6:27 के आसपास। सुबह हमने आपको एक सुझाव पूछा था, अभी भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपसे एक सुझाव लिया है कि आप चाह रहे हैं कि इसके 3 सेट सोल्व हों, तो आप मुझे मेरी वीडियो में कमेंट करें और बताएं कि क्या 3 सेट आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। इसके कमेंट की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, ये COMM, ये व्हाट्सअप की आदत पड़ी हुई है सबको भाई। यस, मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि 3 वीडियो इनफ हैं या फिर ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि अगर आप उसे नहीं झेल पाए तो भी फ़ायदा कुछ नहीं है। यस, कोई चीज़ ओवर ना हो जाए, ओवरडोज अगर हो जाएगी तो वो दिक्कत हो जाएगी आपको झेलना। यस, ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि उतना ही खाना चाहिए जितना हम पचा सकें, और उतना ही पढ़ना चाहिए जितना आप अपने अंदर समा सकें। 3 सेट अगर आप चाह रहे हैं इसके, तो मुझे इस वीडियो में कमेंट करें। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे और लोगों के जो सुझाव होंगे, मैं उसके अकॉर्डिंग फैसला लूँगा, और फिर मैं आपके 3 सेट, एक सुबह 8 बजे, दोपहर में 12 बजे और शाम में 6 बजे शुरू कर दूँगा। ये 2 तो चल रहे हैं ऑलरेडी, ये इसके साथ एक और जुड़ जाएगा। यस, तो जिन जिन लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है और जो आज ही जुड़े हैं हमसे, जस्ट किसी से सुन करके, पूछ करके, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को, और लाइक करके जाइए वीडियो को, और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन घर बैठे मिलते रहें। कल हम लोग करेंगे सुबह 6 बजे सोल्व, सुबह 8 बजे सोल्व, सेट नंबर 21 सीजीएल का। यस, वैसे तो वो सीजीएल का सेट नंबर 5 होगा, लेकिन जो हम लोग सीरीज चला रखी है उसका वो सेट नंबर 21 होगा। तो फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, चलने का समय हो गया है, आपका भी मैंने काफ़ी समय ले लिया है। हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो, सब बखैर, गुड नाइट।